हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम देखेंगे आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। ये है आज चैप्टर 4 का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। ये है आर्थिक नियोजन। पहले देखते हैं, इन शब्दों को देखते हैं। आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या होता है? तो इसका संबंध अर्थ से होता है, यानी कि रुपए पैसे से संबंध होता है। और दूसरा है नियोजन। नियोजन को हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना, नियोजन करना। आप नियोजन किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या क्या करना है, कितने समय में करना है, कितना मैं काम करूँगा तो मुझे अच्छा आउटपुट मिलेगा। यही है नियोजन। ठीक है, प्लानिंग। तो नियोजन मतलब कि जैसे कि सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, ये सब नियोजन में आएगा, प्लानिंग में आएगा। तो यह है आर्थिक नियोजन। इस अध्याय में नियोजन यानी प्लानिंग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संबंध में रूपरेखा तैयार करके हम देखेंगे, मतलब आर्थिक से संबंधित। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से अपनाई गई है। ये रूस पहले उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, यानी कि यूएसएसआर। इसका कारण क्या था? भारत ने क्यों लिया था? क्योंकि सबसे पहले सोवियत संघ ने पहली बार, यानी यूएसएसआर ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार सामने लाया था और इसे अपनाया भी। पहली बार सोवियत योजना वर्ष 1928 में 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई थी। ये कंसेप्ट यहीं से निकल के आया था, आर्थिक नियोजन का। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित पहला विचार एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के जरिए प्रस्तुत किया था। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसी में उन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन को प्रस्तुत किया था, विचार दिया था कि ऐसे भी हो सकता है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग। देखिए, नियोजन प्लानिंग हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में प्लानिंग की जाती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना, तृतीय, ऐसे ही मतलब आपने सुना होगा। अब तो खैर पंचवर्षीय योजना जो लागू होती थी अब उसको ख़त्म कर दिया गया है योजना आयोग को। अब सीधे नीति आयोग उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के रूप में। तो ये सब हम आगे देखेंगे क्या है ये। देश ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की है, मतलब 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद अब योजना आयोग की जगह क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। अब नीति आयोग प्लानिंग करता है। अब देखते हैं क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन है। देखिए, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन। हमारे देश में जो भी संसाधन हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार उस पर प्लानिंग करती है, उसका क्या करती है? नियोजन करती है, ताकि सभी लोगों तक समान रूप से वितरण किया जा सके, है ना। तो उसका इष्टतम दोहन मतलब कि जितना सबसे ज़्यादा किया जा सके उसका दोहन किया जा सके, उसका उपयोग हो सके सबसे ज़्यादा। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे पहले केंद्र सरकार क्या करती थी? गाँव में पैसा भेजती थी विकास के लिए। तो होता क्या था कि आधा पैसा बीच में ही लोग खा जाते थे और गांव तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम पैसा पहुंचता था। लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है। अब क्या करती है सरकार? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से वो क्या करती है कि सीधे
जिस गांव के व्यक्ति को पैसा देना होता है उसके खाते में डाल देती है और वो व्यक्ति निकाल देता है। तो ये क्या होता है, इष्टतम दोहन, ठीक है ना, मतलब जिसको हमने दिया एकदम जाके वहीं चला गया, और पहले खा जाते तो उसका इष्टतम दोहन होता ही नहीं था। वह विकास कार्य के लिए जो पैसा भेजा जाता था लोग उसको सही से इस्तेमाल करते ही नहीं थे, वो अपने शौक़ के लिए कर लेते थे और बेचारे गांव वालों को पता ही नहीं चलता था। तो धीरे धीरे इस पर बहुत मंथन किया गया, इसकी प्लानिंग की गई। तो यही है आपका नियोजन, ताकि नियोजन कैसे किया जाए ताकि उपलब्ध सीमित जो संसाधन है उसको सही तरीके से सभी लोगों में वितरण किया जा सके। नियोजन क्यों लाया गया? नियोजन लाने का 2 ही 3 सबसे प्रमुख कारण थे, जैसे कि बेरोजगारी को दूर करना, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करना, है ना, और इसके अलावा जो निर्धनता का चक्र है उसको समाप्त करना, और संसाधनों का सही तरीके से वितरण, ये नियोजन लाने का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन कहाँ हो रहा है? आज भी देखिए, ठीक है बहुत कुछ सुधरा है, लेकिन आप देखते होंगे कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। चलिए वो बात की बात है, इसको हम देखते हैं आर्थिक नियोजन। दूसरे शब्दों में यह एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा एक निश्चित क्षेत्र अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। यह है आर्थिक नियोजन। योजना आयोग के अनुसार स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। अभी बताया ना मैंने, संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, मतलब कि जो आपके पास संसाधन हैं वो सब जगह एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसको जितना चाहिए उतना ही उस क्षेत्र में जाए। ये प्लानिंग से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट है 1930 की महामंदी के बाद नियोजन लोकप्रिय हो गई। अब देखिए 1930 की महामंदी, ये क्या है? ये तो 1930 में हुआ क्या था? 1930 में हुआ ये कि अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी आई, ठीक है, शेयर बाज़ार एकदम गिर गए, शेयर बाज़ार 89% तक नीचे आ गया। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो बैंक थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, साफ बोल दिए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं, हम देंगे ही नहीं। तो इससे हुआ क्या कि पूरे इसका प्रभाव जितने भी कंट्री थे, अन्य कंट्री, उन पर भी पड़ा, और इससे 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए इस महामंदी में। जो औद्योगिक उत्पादन था वो 45% तक गिर गया, और 5,000 से अधिक बैंक बंद हो गए। और जो बचे कुछ बैंक थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया हम पैसे देंगे ही नहीं, क्योंकि उनका दिवाला निकल गया था। अगर उनको ये लग रहा था कि हम पैसा अगर दे देंगे तो फिर सब कुछ ख़त्म। तो उस समय क्या था अमेरिका में कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी जो है वो चरम पर था। पूंजीवादी का मतलब होता है कि, इसको आगे हम देखेंगे, पूंजीवादी का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति, उसने अपना पैसा लगाया, उसने अपना कारखाना लगाया, सब कुछ लगाया, और जितना भी लाभ कमाएगा वही लेगा, और जो उसके यहाँ काम करते हैं उसको जो जितना देगा वो उतना उसे स्वीकार कर लेगा। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपने देखा होगा कि सरकार हस्तक्षेप करती है, कहती है कि मज़दूरों को मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी हो, है ना। सरकार क्या करती है, समाजवाद के रूप में एक सामने आती है और कहती है कि जो मज़दूर काम करते हैं आपको मिनिमम वेज देना है, ताकि वो भी तो व्यक्ति है, वो भी तो इंसान है, उसके भी कुछ ज़रूरतें हैं। लेकिन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता था। तो आर्थिक मंदी जब 1930 में आई, जब धड़ाधड़ शेयर गिरने लगे, तो ऑस्ट्रेलिया जो कि वो कृषि और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करता था अन्य कंट्री को, वो भी सब बंद हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया पर भी बहुत असर पड़ा।
फ्रांस में भी यही हुआ, वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। कनाडा में भी औद्योगिक उत्पादन नीचे गिर गया, है ना। और जो जर्मनी था, जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि उसने अमेरिकी ऋण से अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने में लगा हुआ था। तो जब अमेरिका में मंदी आई तो कई देश हिल गए। भारत में भी इसका असर देखने को मिला। भारत में इसका असर ये हुआ कि जो यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग क्या करते थे, जो वहाँ भेजते थे, निर्यात करते थे, और तो वो बंद हो गया, कम हो गया। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जूट उद्योग पे। हम लोग जूट यहाँ से, जो होता है ना वो बोरे वाला जूट, यहाँ से भेजते थे, उसकी कीमतें कम हो गई, कोई लेने वाला था ही नहीं। तो जब कीमतें कम हो गई तो यहाँ का जो स्थानीय लोग वो बेचैन हो गए, है ना। तो इन पर भी असर पड़ा। तो महामंदी ने पूरा मतलब जो कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था, उसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। कारण कि पूंजीवाद में जो लाभ कमाने वाले क्यों खर्चा करेगा किसी के ऊपर। मान लीजिए अगर कोई परेशानी आती है, जो पूंजीवादी है, जो मालिक है, वो क्यों खर्चा करेगा। लेकिन जब समाजवाद, जैसे कि सरकार उसमें अगर हस्तक्षेप करे, सरकार अगर कहे कि नहीं ये गलत है, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे कोई कैसे खर्च कर देगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो जो महामंदी 1930 में आई थी, उसने पूंजीवाद की कमजोरियों को सामने लाकर रख दिया। लेकिन इस पूंजीवाद में एक ऐसा था, जो सोवियत संघ जो था, उसको बिल्कुल बहुत कम असर पड़ा। कारण कि वो मार्क्सवाद के सिद्धांत को सही साबित करने में लगा हुआ था। मार्क्सवाद एक समाजवादी विचारक थे, है ना। तो ये पूंजीवादी शक्तियों से अपने आप को दूर रखा था। सोवियत संघ को ज़्यादा असर नहीं पड़ा, यूएसएसआर को। तो इसीलिए इसने जो कंसेप्ट लाया था पंचवर्षीय योजना, तो इसको भारत ने क्या किया, भारत ने इसको अपना लिया, आर्थिक नियोजन को। क्योंकि ये बहुत अच्छा था, प्लानिंग वाला, है ना, कि प्लानिंग करके और 5 वर्ष का प्लानिंग किया जाए एक निश्चित अवधि के लिए, कि 5 वर्ष में देखा जाए कि कितनी चीज़ें सुधर रही हैं। तो इसी कंसेप्ट को भारत ने अपनाया। पूंजीवाद की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता को जन्म दे दिया। कि जो 1930 में महामंदी आई थी, इसमें बहुत से लोग गरीब हो गए, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, और लोगों की आय में असमानता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर आया है पूंजीवाद। तो इसको समझ लेते हैं, क्या है पूंजीवाद। पूंजीवाद ये है कैपिटलिज्म। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। इसका उदय यूरोप से हुआ, और यह 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के समय मुख्य रूप से सामने आया। इसके सिद्धांत के जो विकसित करने वाले थे, वो थे स्कॉटिश विचारक एडम स्मिथ। इन्हीं को पहला व्यक्ति कहा जाता है सिद्धांत को विकसित करने वाला। एडम स्मिथ जो है स्कॉटिश विचारक। इस व्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। सरकार इसमें उतना हस्तक्षेप नहीं करता। मतलब सीधा है कि आप जाइए, कमाइए, आप जितना आपको लगाना है, आपको कारखाना, मिल जो भी लगाना है आप लगाइए। जितने आपको लेबर लगाना है, चाहे उनको पैसा दीजिए या मत दीजिए, उनका खूब शोषण करिए, है ना। लेकिन कमाने वाला कमा के निकल जाएगा। तो इसमें जो मजदूर थे ना, जो गरीब वर्ग था, इसमें बहुत ज़्यादा शोषण होता था कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। जिन व्यक्तियों के पास निर्माण के साधन जैसे कि कारखाने, मिल, उद्योग आदि होते हुए इनसे उत्पादित माल को बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं, यही पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व के अधिकतर देश लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूंजीवाद में एक फ़ायदा भी है। पूंजीवाद में क्या है कि कई सारी कंपनियां आ जाती हैं और
एक दूसरे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, कितना भी पैसा लगता है वो लगा देती हैं। और इससे होता क्या है कि मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, है ना। जैसे उस एक कंपनी ने बनाया थोड़ा अच्छा, दूसरी कंपनी आई उसने थोड़ा और पैसा डाला और अच्छा बना दिया, है ना। तो पूंजीवाद का फ़ायदा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी है। जैसे कि लेबर को बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, उतना पैसा ये लोग देते नहीं। इन दोनों को बाजार की होड़, राजनीतिक बहुलवाद, जन कल्याण और आर्थिक स्थिरता के सही साधन के रूप में देखा जा रहा है। किसको? पूंजीवाद को और लोकतंत्र को, दोनों को मिलाकर मिश्रित, जहां सरकार हस्तक्षेप भी करे और जहां पर पूंजीवाद भी हो, मतलब कंपनी भी काम कर रही है और सरकार भी उसमें हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है, दोनों बैलेंस बना के। भारत में एक पूंजीवादी बाजार है, लेकिन यह पूरी तरह कहना गलत होगा कि पूंजीवादी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समाजवाद भी देखने को मिलता है। क्योंकि देश के पूंजीवाद में समाज की कुछ विशेषताएं भी है, जहाँ सरकार स्वास्थ्य सेवा और बीमा के लिए कार्यक्रम चलाती है। भारत को पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के लिए अच्छे सिद्धांतों के मिश्रण वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जा सकता है। इसका उदाहरण आप ये ले लीजिए, जैसे कि क्या कहते हैं वो, सरकार की तरफ से एक स्टार्ट किया गया है कि आप बीमा ले लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट बीमा कंपनी भी काम कर रही है। तो अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या है कि 330 रुपये का कुछ रुपये, मतलब इतना ही है, 300 कुछ रुपये का है। आप प्रीमियम भरिए 1 साल के लिए, और अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर कुछ हो जाए तो सरकार उनको 2 लाख रुपया देगी। और प्राइवेट बीमा कंपनी भी है, तो जो बड़े वर्ग के लोग हैं वो प्राइवेट बीमा ले रहे हैं, सरकारी भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग प्राइवेट लेते हैं। और जो गरीब हैं उनके लिए सरकार ने भी सोचा है कि भाई इनको भी बीमा मिलना चाहिए। मान लीजिए कुछ हो गया तो इनको, इनके परिवार वालों को कुछ आर्थिक मदद दे दी जाए, सरकार ने भी स्टार्ट करी है। तो ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया, एक हो गया कैपिटलिज्म और एक हो गया समाजवाद वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स। तो नियोजन के उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगारी व आय की असमानता को दूर करना, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, कृषि एवं उद्योग का समन्वित विकास करना, भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाना, और राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके अलावा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न रहना, संसाधनों का सही तरीके से वितरण करना, और आधारभूत संरचना का विकास तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या है? नियोजन का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स, यानी यही इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर, दूसरा है प्रक्रिया के आधार पर, तीसरा है अवधि के आधार पर, और चौथा है क्षेत्र के आधार पर। तो एक एक करके देखते हैं। राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर 2 नियोजन हैं, 2 प्रकार के नियोजन हैं। एक है आदेशात्मक, दूसरा है निर्देशात्मक। प्रक्रिया के आधार पर भी 2 हैं, केंद्रीय और विकेंद्रीकृत। और अवधि के आधार पर 3 हैं, दीर्घकालिक, अनवरत और अल्पकालिक। चौथा है क्षेत्र के आधार पर, यानी क्षेत्र के आधार पर भी 2 हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। तो इन सबको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि भारत में योजना आयोग कैसे आया, योजना आयोग ने कैसे काम किया, पंचवर्षीय योजनाएं जो भी आई हैं उसमें क्या क्या काम हुआ, कैसे भारत में आर्थिक नियोजन कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, ये योजना आयोग को कैसे नीति आयोग में रिप्लेसमेंट कर दिया गया, सब कुछ हम धीरे धीरे करके देखेंगे।